नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि वीडियो की टाइमिंग है वो बदल चुकी है। अब रोज़ाना रात 8 बजे हमारी कहानी आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी अपना प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। साथियों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन में तकरीबन 242 लोग उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे, क्रू मेंबर सहित। मात्र एक व्यक्ति जिंदा उसमें से लौटकर वापस आता है और कहा जाता है कि यह तो उसके लिए चमत्कार है। साथियों, उस व्यक्ति के लिए चमत्कार तो जरूर है क्योंकि वह 242 लोगों में से अकेला जिंदा बचा। लेकिन यह चमत्कार 241 लोगों के साथ ईश्वर ने क्यों नहीं किया? क्यों उन पर बेरहमी की तरह इस तरह अन्याय हुआ? खैर साथियों, यह जांच का विषय है कि आखिर एक प्लेन जो लंदन जा रही थी वह इस तरह से हादसे का शिकार कैसे हुई। फिलहाल अमेरिका की टीम भी पहुंच चुकी है और भारतीय टीम भी मिलकर, दोनों ही टीमें मिलकर एक साथ इतनी बड़ी दुर्घटना की एक साथ जांच करेंगे और देखना है कि आखिर कमियां कहाँ थी, खामियां कहाँ थी। ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है और उससे क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि यह घटना बहुत बड़ी है। कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, कितनों के परिवार तबाह हो गए। एक दुल्हन जो अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी उसकी भी मौत हो जाती है। कई ऐसे थे जो भारत को छोड़कर लंदन बसने की तैयारी में थे, लेकिन उनके नसीब में लंदन नहीं था। वो अपने ही देश में मौत की भेंट चढ़ गए। आखिर कमियां कहाँ थी? क्या पायलट की लापरवाही से हुआ या फिर प्लेन में कोई कमी थी? और कमी थी तो उसके पहले प्लेन को चेक भी किया गया था, लेकिन फिर आखिर ये कमी आई कैसे? और बार बार एयर इंडिया का प्लेन ही दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रहा है? यह जांच का बहुत बड़ा विषय है और उम्मीद भी है सभी लोगों को कि जांच ईमानदारी से होगी, क्योंकि कई लोग डरे हुए हैं। अब प्लेन में सफ़र करने से लोग डर चुके हैं। काफ़ी रूह कपा देने वाली जो ये घटना हुई है। खैर साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में एक थाना लगता है, निमगांव थाना। निमगांव थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में उनकी 3 बेटियां और जो मुखिया रहते हैं उनका नाम रहता है कल्लन बेग। कल्लन बेग अपनी बड़ी बेटी की शादी, सूफिया की शादी एक असालत नाम के लड़के से तय कर देते हैं। आज से 16 साल पहले दोनों का निकाह होता है और दोनों काफ़ी हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। असालत धीरे धीरे लोगों से उधार लेता गया, कर्ज में डूबता गया और कर्ज अब धीरे धीरे हद से ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद जो उसकी पत्नी रहती है सूफिया, वो अपने माता पिता के घर चली जाती है, वहीं रहने लगती है। इधर असालत कबाड़ी का काम किया करता था, लेकिन उससे उसका खर्च नहीं चल रहा था। अब वह ससुराल अपने मिलने के लिए अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए जाता है। मुलाकात करता है, लेकिन 2 दिनों बाद वो वहाँ से घर के लिए निकलता है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता है। अब इधर कई दिन हो जाते हैं। घर वाले अपने बेटे असालत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब जब कुछ पता नहीं चलता है तो साल 2013 इधर घर वाले परेशान होकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं और असालत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं वह ससुराल गया था अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, तभी से गायब है। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह ज़रूर पता है कि ससुराल से गायब हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि गायब करने में कहीं ना कहीं उसके ससुर का हाथ है, ससुर कल्लन बेग का हाथ है। अब इधर पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था उसके पति को गायब करने में उसके ही पिता का हाथ होगा। पत्नी चीखती रही, कहती रही, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करती है और इसी समय अब कल्लन बेग के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 महीने की जेल हो जाती है। जेल से छूटकर कल्लन बेग तभी आता है जब पुलिस अपना फाइनल रिपोर्ट लगाती है और बताती है कि कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कि असालत गया कहाँ।
उसके ससुर ने शायद कत्ल नहीं किया है, जरूर असालत का ही कोई हाथ है। इधर जांच पड़ताल कंप्लीट कर फाइनल रिपोर्ट लग जाती है और असालत और उसके साथी छूटकर घर आते हैं। अब इधर उसकी पत्नी सूफिया विधवा जीवन जीने लगती है। पिता शादी करना चाहते थे सूफिया की, लेकिन सूफिया शादी को तैयार नहीं थी। वो इस इंतजार में थी कि उसका पति एक दिन जिंदा लौटेगा। अब जांच की बात ये थी, सवाल ये था कि आखिर असालत ससुराल से गया तो गया कहाँ। धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं। साल 2025 आ जाता है। अब साल 2025 9 तारीख की सुबह असालत की बीबी विधवा जीवन जी रही थी। तभी उसके यहाँ एक फ़ोन जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा पति जिंदा घर लौटा है। अब इधर जब असालत घर पहुंचता है अपने माता पिता के घर, तो घर वाले देखकर उसे हैरान रह जाते हैं कि जो व्यक्ति 15 सालों से जिसे मृत्यु घोषित कर दिया गया था, उसका कुछ अता पता नहीं था, जिसका कत्ल हो चुका था या फिर वो गायब हो चुका था, जिसके कत्ल के जुर्म में, गुमशुदगी के जुर्म में उसके ससुर ने 3 महीने की सजा भी काटी थी, आखिर वो जिंदा कैसे लौटा। अब घर वाले जब उससे पूछताछ करते हैं, तभी जिस गाड़ी से वो आया था, कुछ देर बाद उस गाड़ी से एक महिला और 3-4 बच्चे भी उतर कर आते हैं। अब उसे देखकर घर वाले और सदमे में पहुंच जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब इधर जैसे ही सूफिया और उसके पिता को यह पता चलता है, वो अभी भागकर सूफिया के ससुराल जाते हैं, असालत के घर। वहां जाते हैं, जिंदा देखकर असालत को ससुर तो खुश होता ही है, लेकिन बीबी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बीबी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए 15 साल तक विधवा जीवन जी रही थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर और बच्चे को छोड़कर चले गए। आज तक तुम कहाँ थे, और जब लौटे हो तो यह एक बीबी और 4-4 बच्चों के साथ आखिर यह सब कैसे हुआ। तभी असालत जो कहानी बताता है और मौके पे पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और घर वाले जब पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर सूफिया खौफ में आ जाती है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इधर असालत जो कहानी बताता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, आज से 16 साल पहले उसकी शादी होती है और ठीक 1 साल बाद वो इतने कर्जे में डूब जाता है कि वह ससुराल अपनी बीवी को छोड़ देता है और दिन भर घर छोड़कर फरार रहता था ताकि लोग उससे कर्जा ना मांग सकें। अब वो अपने ससुराल जब बीवी बच्चों की याद आती है तो पहुंचता है और वहां जाता है। मिलने के बाद 2 दिनों तक वहां रहता है। उसके बाद वहां से असालत किसी को बिना बताए वह सोचता है कि क्यों ना चल के शहर में कोई काम किया जाए और उससे पैसे इकट्ठा करके लोगों का कर्ज भर दिया जाएगा। इसी दौरान वह लखनऊ पहुंचता है और लखनऊ में एक सिलाई कढ़ाई की शॉप पर पहुंचता है। वहां जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है। अब कर्ज भरने के लिए वह ओवर टाइम करने लगता है, पैसे आने लगते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ कहना नहीं चाहता था। वह किसी को बताना नहीं चाहता था, ना बीवी को और ना घर वालों को। अब इधर कत्ल का उस पर, उसके ससुर पर आरोप लगता है और इधर फिर उसका ससुर कल्लन बेग को जेल हो जाती है। अब कल्लन बेग काफ़ी परेशान था। 3 महीने तक उस पर आरोप साबित नहीं होते हैं। पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगाती है, वह घर लौटकर आ जाता है। अब वह दूसरी बेटी की शादी करना चाहता था। एक जगह वह शादी करने के लिए जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे घर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस ससुराल में दामाद सुरक्षित नहीं है, जिस ससुराल में दामाद गायब हो जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, ऐसी जगह हम शादी नहीं कर पाएंगे। अब वह दूसरी बेटी को छोड़कर तीसरी बेटी के लिए भी जाता है तो हर जगह से उसे ताने मिल रहे थे। समाज उसे ताने दे रहा था, कोई उसकी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं था। बेटियां अब 30 साल, 32 साल, 35 साल की होती गई। अब वह बेहद परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ताने बानों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। इधर पत्नी सूफिया अपना विधवा जीवन जी रही थी, अपने बेटे के साथ छोटा मोटा काम कर अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। इधर ससुराल वाले उसे रखने से मना कर देते हैं। अब इधर उसका पति असालत लखनऊ पहुंचता है, काम करने लगता है और फिर हरदोई की रहने वाली एक लड़की रूबीना से उसकी वहीं मुलाकात होती है।
और धीरे धीरे काम करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि असालत और रुबीना अब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे की निगाहों में बस जाते हैं और चाहत दोनों के दिलों में पैदा हो जाती है। अब एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि धीरे धीरे असालत और रुबीना एक दूसरे के साथ अतरंग पलों को जीने लगते हैं। इधर रुबीना उसे शादी का वादा करती है, असालत भी शादी का वादा करता है और फिर अपना जीवन जीने लगता है। धीरे धीरे दोनों का प्यार जब हद परवान चढ़ता है तो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं। पत्नी जिद करती है और फिर दोनों वहाँ से गाजियाबाद जाकर एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। तकरीबन 15 साल 14 साल गुजर जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। इधर घर वाले अपने बेटे को मौत यानी कि मरा हुआ समझकर अपना जीवन जी रहे थे। पत्नी सुफिया अपने बेटे के साथ अपना जीवन किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। उसके आंखों में आंसू था, इंतजार था अपने पति के वापस लौटने का कि कभी तो वो लौट कर आएगा, क्योंकि उसकी ना बॉडी मिली ना ही उसकी कोई खबर आई। अब वह भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करती रही उसका पति एक दिन लौट कर जरूर आएगा। वो अपने पति के जिंदा होने और लौटने की आस में लगी रही, दुआएं मांगती रही। और जब असालत की दूसरी पत्नी 4-4 बच्चे हो जाने के बाद बच्चे पूछते कि मुझे अपने गांव जाना है, हमारे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब पत्नी जिद करने लगती है, कहती है वहाँ पर हमारे हिस्से की ज़मीन है, जायदाद है। रुबीना कहती है कि एक काम करो, तुम अपने गांव लेकर चलो। लेकिन असालत समझ रहा था कि हालात क्या होंगे, वह गांव नहीं आना चाहता था। वह पत्नी को मना करता है, लेकिन रुबीना जिद करने लगती है। अब जिद के आगे उसके पति असालत की एक नहीं चलती, बच्चे भी जिद करने लगते हैं। और फिर असालत अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर 9 तारीख को सुबह अपने गांव पहुंचता है। जैसे ही गांव 4 व्हीलर से वह उतर कर अपने घर जाता है, गांव वाले देखते तो कहते हैं ये तो असालत है, यह तो जिंदा है। भीड़ लग जाती है लोगों की, आस पास के लोग आ जाते हैं। घर वाले निकल कर देखते हैं तो वह तो उसका बेटा है। अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिंदा लौटने का खुशियाँ मनाएं या फिर उसके 4 बच्चों के साथ जो उसकी बीवी आई थी उसका गम मनाएं। अब इधर आस पड़ोस के लोग असालत को ताना देने लगते हैं, बुरे भले शब्द कहने लगते हैं कि यार तुमने तो अपनी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी असालत की पहली पत्नी सुफिया को पता चलता है। वो अपने ससुराल वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने बच्चों को लेकर ससुराल पहुंचती है। वहां जाने के बाद वह अपने पति को देखकर खुश भी होती है और दुखी भी होती है। खुश इसलिए होती है कि उसका पति जिंदा तो लौट आया, शायद उसकी दुआएं काम कर गई। लेकिन जब वह उसकी दूसरी पत्नी रुबीना और उसके 4-4 बच्चों को देखती है तो सदमे में जाने लगती है। अब इधर दूसरी पत्नी उसको साथ रखने के लिए तैयार नहीं थी। सभी लोग समझाते रहे, लेकिन इधर न तो असालत समझ पा रहा था और ना उसकी दूसरी पत्नी रुबीना। लोग पूछते तो बताता है कि मैं कर्ज में इतना डूबा हुआ था, मैंने सोचा कि अब कर्ज चुकाऊंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि सभी लोगों के कर्ज को चुकता कर दूंगा। लेकिन इसी बीच उसे रुबीना से मोहब्बत हो गई और फिर दुनियादारी छोड़कर, कर्ज को भूलकर वह रुबीना के साथ प्रेम संबंधों में शादी कर जीने लगा। जिद के बाद जब घर लौटा, इधर असालत की पहली पत्नी रुबीना सुफिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है करो। अब वह लोगों से कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। पुलिस वाले आते हैं, उनसे कहती है मुझे न्याय चाहिए। न्याय मुझे इस तरह का चाहिए कि मेरा पति 15 सालों से जो मैं विधवा बनकर जी रही थी उसके खर्च वहन करे, और जब तक मैं ज़िंदा रहूं और मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा उसके खर्च उठाएगा। अब इधर असालत एक और नई मुसीबत में फंस जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने पहली पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और वह खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर कल्लन बेग जब यह देखता है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि कम से कम उसके माथे पे जो कलंक लगा हुआ था, उसके घर से दामाद गायब हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, उसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, कम से कम यह उसके जिंदा रहते उसका कलंक तो दूर हुआ। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए।
एक पत्नी जो एक बच्चे के साथ विधवा जीवन 15 सालों से काट रही थी, एक बूढ़ा व्यक्ति जो 3 से 4 महीने जेल में रहा बिना किसी वजह के, और असालत अपने अतरंग पलों के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ जीवन जीने लगता है और अपने परिवार वालों को ही भूल जाता है। जब परिवार को भूल ही गया था तो फिर वापस लौटा क्यों, और लौटा है तो फिर तो सूफिया के सारे खर्चों को वहन करना ही होगा, क्योंकि वह 15 सालों तक बेचारी बनकर विधवा की जीवन जी रही थी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। जय हिंद।